अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट हम लोग लिखे हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्वी मतलब होता है बराबर। इक्वी मतलब क्या होता है? इक्वल, एकदम बराबर। इक्विवेलेंट सेट्स। अब क्या लिखा हुआ यहाँ पर पढ़ो कि इफ टू सेट्स हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ कंपेयर करो, पहले समझो क्या लिखा है। इक्विवेलेंट सेट क्या? मान लेते हैं यहाँ एक सेट है, इसके एलिमेंट कितने हैं? इसमें 4 एलिमेंट मान लेते हैं। और बी के कितने एलिमेंट हैं? कुछ भी मान लो, 2, 3, 4 और 6। यहाँ कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट यहाँ भी है। अब यहाँ दूसरा एग्जांपल देख लो कि ए कोई सेट है, ए बी सी, कितने एलिमेंट है यहाँ पर? 3 है। बी यहाँ दूसरा सेट है, यहाँ पर सी डी ले लेते हैं। यहाँ पर क्या लेते हैं? सी डी। और यहाँ ले लो 2, 3, 4 और 5। अब कंफ्यूजन, अब पढ़ो उसको क्या लिखा हुआ है। इफ टू सेट्स हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ देखो 2 सेट है, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4। तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3। इसमें कितने हैं? 4। ये दोनों सेट जो है इसको हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। हियर सेट सी एंड डी आर नॉट अ इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का क्या मतलब हुआ? इक्विवेलेंट सेट का मतलब हुआ कि जब 2 सेट हो अलग अलग, जब 2 डिफरेंट सेट्स हो, 2 डिफरेंट सेट्स हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। समझ में आ गया? इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट के बाद होता है इक्विवेलेंट से बाद इक्वल सेट्स। क्या होता है? वो था इक्विवेलेंट। अब ये हो जाएगा इक्वल सेट। इक्वल सेट का क्या मतलब हुआ? यहाँ क्या था? इक्विवेलेंट में क्या पढ़े हम लोग कि एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। लेकिन इक्वल सेट में क्या हो गया? इफ टू सेट्स हैव इक्वल नंबर नहीं, सेम नंबर। क्या जाएगा? इक्वल नंबर नहीं, क्या जाएगा? सेम नंबर हो जाए। क्या हो जाए? सेम नंबर। देन दो सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब हो गया कि नंबर तो इक्वल हो, ए बी सी डी हुआ, यहाँ 2, 3, 4 ये नहीं होगा। इसमें भी ए बी सी डी ही हो, या तो ऐसे लिखा हुआ हो, या जरूरी नहीं कि ऐसे भी लिखा हुआ हो, या ऐसे लिखा हुआ हो। इससे कोई मतलब नहीं है, कैसा भी हो। ये पहले और बाद में लिखने से कोई अंतर नहीं होता है। तो यहाँ पर सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? सेट ए हैव एलिमेंट ए बी सी डी। ऑल्सो सेट बी ऑल्सो हैव अ नंबर सी डी ए बी, दैट मीन्स ए बी सी डी। हेयर सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट। हेयर सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट। ये तो नहीं ही होगा। इक्वल और इक्विवेलेंट में समझ में आया? इक्विवेलेंट में क्या था कि एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट से, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल। यह क्या था? नंबर तो इक्वल होना ही चाहिए, साथ साथ एलिमेंट भी वही हो। जब एलिमेंट भी वही हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इक्वल सेट। इक्विवेलेंट समझ में आ गया, इक्वल समझ में आ गया। अब इसी में अब चीज आगे लिखते हैं। थर्ड पॉइंट, दूसरा था ये इक्वल। थर्ड देखते हैं। थर्ड है फिनाइट, FINIT, फिनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स का मतलब हो गया दो सेट्स है फिनाइट एलिमेंट, निश्चित हो। देखो अब यहाँ पर समझो, जैसे यहाँ ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, इसमें 5 मेंबर है। और यहाँ एक एलिमेंट देखो, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ देखो फिनाइट का मतलब होता है कि फिक्स होना चाहिए। 5 मेंबर है कि 10 मेंबर है कि 100 है कि लाख है कि करोड़ है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन निश्चित होना चाहिए। इनफिनाइट का मतलब हुआ कि निश्चित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये फिनाइट सेट का मतलब हो गया कि दिस टाइप ऑफ सेट, दिस टाइप ऑफ सेट हैव finite number. These types of sets have finite number. मतलब finite number होगा ऐसे सेट्स में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? finite sets। जैसे इसका एलिमेंट फिक्स हो,
यहाँ भी देखो फिक्स है, यहाँ देखो फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर सेट ए भी होगा। बी में हम ऐसे भी अगर हम लिख दें 1 2 3 और डॉट डॉट लिखते लिखते यहाँ पर 100 कर दें, तब भी ये फाइनाइट सेट होगा। लास्ट नंबर मालूम होना चाहिए। और इसी को देखो, अगर हम ये थर्ड था, फोर्थ में लिख दे यहाँ पर इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स। इसमें क्या हो जाएगा, दिस टाइप ऑफ सेट्स, दिस टाइप ऑफ सेट हैव क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर। इसका मतलब समझ लो, ये देखो इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है, ये इनफिनाइट सेट का नंबर है ये सी। ये देखो डी ले लो, ऐसे ले लो, इससे कुछ भी लिख लो, ए बी सी, ऐसे नहीं होगा, कुछ भी लिख दो, राम लिख लो, श्याम लिख लो, और इस तरह से डॉट 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 जब दिया हुआ हो और लास्ट में एलिमेंट ना लिखा हुआ हो तो क्या हो जाएगा, ये इनफिनाइट सेट। क्यों हो जाएगा, इनफिनाइट का मतलब हो गया अनगिनत, मालूम नहीं, नॉट काउंटेबल। काउंटेबल नहीं है, काउंटेबल होगा फाइनाइट सेट होगा, काउंटेबल नहीं होगा इनफाइनाइट सेट होगा। क्या होगा, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। समझ में आ गया। नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगल सेट कहने का मतलब है सिंगल सेट। सिंगल सेट का मतलब हो गया कि ऐसा सेट जिसमें ओनली वन मेंबर हो। कितने मेंबर हो, एक, मतलब कितने एलिमेंट हो, एक। तो दिस टाइप ऑफ सेट, दिस टाइप ऑफ सेट have only one element। समझ में आई बात कि दिस टाइप ऑफ सेट हैव ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एग्जांपल पे समझ सकते हैं। एग्जांपल में जैसे ये कोई सेट है, ए सेट है, इसमें एक ही एलिमेंट हो, देखो ये, इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। बी कोई सेट है और कुछ भी लिख लो, यहाँ पर गोपी लिख दो, GOPI, ये सिंगलटन सेट हो गया। इसी में कोई नंबर लिख दे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगलटन सेट। दैट मीन्स क्लियर हो गया, ए सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन सेट। नेक्स्ट समझ में आ गया सिंगलटन सेट क्या है। इसके बाद आता है एम्प्टी सेट। क्या आता है, एम्प्टी का मतलब समझ में आता है, क्या आता है, खाली, कोई नहीं हो। एम्प्टी सेट को ही बोलते हैं हम लोग नल सेट। क्या बोलते हैं, नल सेट। और इसको एक और बोलते हैं जीरो सेट भी कर सकते हैं। एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है, नल सेट हो गया, इसी को बोलते हैं वॉइड सेट, VOID, वॉइड सेट। इसका मतलब समझो क्या होगा, मतलब हो गया एम्प्टी मतलब खाली, नल मतलब कुछ नहीं, जीरो भी नहीं, जीरो इज एलिमेंट, तो मतलब कोई एलिमेंट नहीं होगा। जैसे यहाँ ए इज इक्वल टू क्या लिखे हम, 5, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। ए इज इक्वल टू 5 मतलब हो गया कि ए इज अ सेट एंड हैव नो एलिमेंट। ए इज अ सेट हैव नो एनी एलिमेंट। ठीक है, ये हो गया एम्प्टी सेट। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी इस तरह से खाली छोड़ दो, मतलब बीच में कौन है, कुछ नहीं है। ये हो गया। सी देखो ऐसे करके हम लिख सकते हैं x such that x is a even number। अब ब्रैकेट देख के लिख दिए x is less than 1। अब बताओ है कोई ऐसा इवन नंबर, क्या लिखे हैं, x such that x is a even नंबर। हमको मालूम है इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 10 ऐसा। तो 1 से लेस कोई नंबर नहीं है जो कि इवन होगा, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट हो गया, कोई एलिमेंट नहीं। अगर यहीं पर x लेस देन 5 कर दे तो होगा, कौन कौन होगा, 2 होगा और 4 होगा। तो ये हो गया एम्प्टी सेट का मतलब हो गया ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। अब इसके आगे आता है डिसजॉइंट सेट। समझ में आ गया एम्प्टी सेट।
डिसजॉइंट सेट्स। अब देखो यार, डिसजॉइंट का मतलब ही होता है कि डिफरेंट, डिसजॉइंट सेट्स। अब यहां पहले समझ लो, एक कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 2 4 6 और बी कोई एलिमेंट है जिसका एलिमेंट है 5 और 8। अब यहां से देखो, दो सेट है, एक सेट ए है जिसका एलिमेंट क्या है 2 4 6, दूसरा सेट क्या है बी है जिसके मेंबर कौन है एलिमेंट 5 और 8 है। ये टू टाइप्स ऑफ सेट है, ना एलिमेंट का नंबर इक्वल है और ना एलिमेंट सेम है, नहीं है, इसी को बोलते हैं हम लोग डिसजॉइंट सेट। मतलब हो गया कि इफ टू और मोर देन टू सेट, इफ टू और मोर देन टू सेट, इफ टू और more than if two or more than two sets have no any common if two or more than two sets have no any common element, क्या जाएगा if two or more than two sets have no any common elements called disjoint sets। ये हो गया सेट ए है और सेट बी है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग डिसजॉइंट सेट्स। अब एक आता है ओवरलैपिंग सेट्स या इंटरसेक्टिंग सेट्स। अभी हम लोग बोले कि हम लोग क्या पढ़ना है ओवरलैपिंग सेट्स, या इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग सेट्स। नेक्स्ट क्या है ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग का मतलब ये हो गया कि हमारे पास दो प्रकार का सेट हो और दोनों में कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है कॉमन होना चाहिए। दो हो गया तो कोई बात नहीं, 3 मेंबर कॉमन हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन कॉमन होना चाहिए। अब इसका डिफिनेशन देखिए क्या होता है, इफ टू और मोर देन टू सेट्स, दो सेट्स हो तो ठीक है, जैसे तीसरा सेट ले लो कुछ भी, एक एलिमेंट कॉमन ले लो, 6 से ले लो, 6 10 और 15। देखो तो 6 क्या है यहाँ पर तीनों सेट्स में हो गया। तो इफ टू और मोर देन टू सेट्स, इफ टू सेट्स या मोर देन टू सेट्स हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, हैव एट लीस्ट वन कॉमन, कम से कम एक एलिमेंट क्या हो कॉमन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटरसेक्टिंग सेट्स या ओवरलैपिंग सेट्स। इफ टू और मोर देन टू सेट्स हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट या मेंबर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स या इंटरसेक्टिंग सेट्स। समझ में आ गया? ओके। इसके बाद हम लोग ये जानना चाहेंगे पेयर सेट्स क्या होता है। पेयर मतलब समझ में सबको आता है कि जोड़ा, टू, तो उसका डिफिनेशन हो जाएगा ए सेट हैविंग टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड पेयर सेट, इज कॉल्ड पेयर सेट। पेयर सेट्स एग्जांपल पे कोई एक सेट है उसके दो ही एलिमेंट होना चाहिए 2 और 4, इसको क्या बोलेंगे पेयर सेट। बी हो गया जैसे ए और बी, इसको क्या बोलेंगे पेयर सेट्स। क्या हो गया ये पेयर सेट। इसके बाद है सेट्स ऑफ सेट्स, सेट ऑफ सेट्स मतलब सेट का भी सेट हो। पहले समझ लीजिए क्या है, कोई एक सेट है, इसमें सेट के फॉर्म जैसे 2, ये सेट ऑफ सेट हुआ, जैसे यहाँ पर लिख दे 4 और 5, तो ये सेट ऑफ सेट हुआ, जैसे 8 और 9 10 कुछ भी, ये हो गया सेट ऑफ सेट। क्या हो गया सेट ऑफ सेट्स। तो सेट ऑफ सेट का मतलब होता है ए सेट हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट एज सेट इज कॉल्ड अ सेट ऑफ सेट्स। इसके जो भी एलिमेंट हैं वो सेट ही हैं, इसमें जो भी एलिमेंट है वो सेट ही है, और इस टाइप के सेट्स को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ सेट्स। नेक्स्ट है सबसेट, नेक्स्ट है सबसेट।
अब देखिए सबसेट क्या होता है। पहले समझिए, ये एक सेट है ए, ये हो गया 2 4 5 और 8, एक सेट है 2 4 5 8। बी सेकेंड सेट है, ये है 2 4 5 8 और 10। ठीक है। अब यहां पर सबसेट का मतलब होता है ए इज अ सेट, बी इज सेकेंड सेट। तो यहां पर है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट of set A, every element of set A belong to set B. Every element of set A belong to set B. Then we say set A is सबसेट ऑफ बी। मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, बी से कोई मतलब फिलहाल हमें को नहीं है। अगर बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में होगा तो हम बोलेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए, और ए का प्रत्येक एलिमेंट यदि बी में है तो हम लोग बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसको इस तरह से हम लिखेंगे ए सबसेट ऑफ बी। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, इसका मतलब हुआ एक में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बी में होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और उल्टा इसी को सबसेट हो गया। और बी इज ऑल्सो नोन एज, बी इज ऑल्सो नोन एज सुपरसेट ऑफ ए, सुपरसेट ऑफ ए। यहां पर रहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज सुपरसेट ऑफ ए, बी इज सुपरसेट ऑफ ए, बी इज सुपरसेट ऑफ बी को पढ़ेंगे तो बी इज सुपरसेट ऑफ ए, ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सुपरसेट ऑफ ए, ए इज सुपरसेट ऑफ ए इज सुपरसेट ऑफ बी, बी इज ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सुपरसेट ऑफ ए। समझ में आ गया कि यहां पर दो सेट है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग टू सेट बी इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी, और बी इज ऑल्सो नोन एज सुपरसेट ऑफ ए। अब इसके बाद आता है प्रॉपर सबसेट। क्या आता है? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, अब इसको समझिए, मिटा देते हैं। प्रॉपर सबसेट अब यहां पर भी वही है, एवरी इफ, देखिए दो सेट है, देखिए ए का प्रत्येक एलिमेंट जैसे 2 4 6 है और बी क्या है 2 4 6 और 8 है। देखिए ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, लेकिन बी में एक कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट्स। इफ एवरी एलिमेंट, उसका एग्जांपल डिफिनेशन देख लीजिए। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग टू सेट बी। यहां तक तो क्लियर हो गया। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग टू सेट बी and B has at least one element, and B has at least one element which is not
which is not an element of set A। अब जरूरी नहीं कि 8, 10 भी आप लिख सकते हो, ये भी चलेगा। एटलीस्ट 1 है, 12 भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। अब देखिए क्या लिखे हैं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A belong to set B and B has at least one element which is not an element of set A, not an element of set A, called proper subset, called proper सबसेट। एग्जाम्पल ए हो गया, बी हो गया। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ए जो है बी में है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, लेकिन ये इधर इज इक्वल टू नहीं है। इसका मतलब हुआ कि बी में कितने एलिमेंट है ये नहीं मालूम, लेकिन यहाँ है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग टू सेट बी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग टू सेट बी, बट एट लीस्ट one element of set B does not exist in set A, called proper subset। ये हो गया proper subsets। अब यहां पर ये हो गया proper subset।